जय भीम साथियों। आज हमारे साथ में सामंत सिंह है, बाम से पूर्व संभाग प्रभारी, चंबल ग्वालियर संभाग मध्य प्रदेश। इनसे हमें जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में बाम सेप का कार्य इन्होंने बहुत ज्यादा किया है, लगभग 10 साल कार्य किया है। इनका अनुभव काफी ज्यादा अनुभव है। इनसे हम जानना चाहेंगे कि SC ST OBC जो बहुजन समाज है उसके अंदर कितने बड़े पैमाने पे जागृति आई है और वर्तमान में समाज जागृत तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो किस दिशा में हो रहा है, जानकारी हम सामंत सिंह से जानना चाहेंगे। सामंत सिंह जी, आप ये बताइए हमसे कि आपने बहुजन समाज में काम किया है, बहुजन समाज में जो SC ST OBC वर्ग है ये अम्बेडकरवाद को कितना समझ रहा है वर्तमान समय में? अम्बेडकरवाद को ऐसी कुछ ज्यादा लेवल पर समझ रहा है, मगर उसमें जो OBC है उसमें जागृति SC की वजह से आ रही है। ST में भी कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें जागृति आ रही है। तो समझने का ग्राफ बढ़ रहा है। बढ़ने का भले ही जो तरीका है वो थोड़ा धीमा है, मगर बढ़ने का ग्राफ बढ़ रहा है। दूसरा सवाल ये है कि SC ST OBC में जागृति आ रही है, ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन क्या जो काशीराम साहब के समय में जो जागृति फैली थी उतनी जागृति वर्तमान में फैल रही है कि नहीं फैल रही है? अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो जो वर्तमान की जो जागृति है वो कांसीराम साहब के समय के हिसाब से बराबर नहीं। उस समय जनसंख्या कम थी मगर जागृति ज्यादा थी बहुजन समाज में, परंतु अभी उस लेवल तक जागृति नहीं है। क्यों नहीं है, इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उस तरीके के नेता उस लेवल तक, जिस लेवल तक कांसीराम साहब ने काम किया था, उस लेवल तक वर्तमान के जो नेता हैं या जो नेतृत्व कर रहे हैं वो लोग उस तरीके से काम नहीं कर रहे जिस तरीके से कांसीराम साहब ने किया। कांसीराम साहब ने जो काम किया वो उन्होंने पूरे दमखम के साथ, पूरा समय लगाकर, हुनर लगाकर, पैसा लगाकर, टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी हम कहेंगे तो वो लगाकर पूरा कांसीराम साहब ने काम किया। और कांसीराम साहब ने जब इतना अपना सब कुछ समय, हुनर, पैसा जो भी लगाया उसका उन्हें रिजल्ट भी मिला और समाज में वो जागृति भी आई। वो जागृति जो कांसीराम साहब ने की थी वही जागृति वर्तमान समय में काम कर रही है। मध्य प्रदेश में जो BSP का जो कार्य रहा है, अगर पुराने समय में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में उस समय जो BSP की सरकार बनी थी उसके बाद काशीराम साहब ने सबसे ज्यादा मेहनत मध्य प्रदेश में की थी। और मध्य प्रदेश में भी जो रिजल्ट BSP का अच्छा निकल के आया था वो ग्वालियर चंबल संभाग और दूसरा संभाग रीवा संभाग है, ये दोनों संभाग से एक अच्छा रिजल्ट आया था। इससे हम समझते हैं कि चंबल की भूमि उपजाऊ भूमि है बहुजन समाज के लिए, अच्छा रिजल्ट उन्होंने दिया है। लेकिन काशीराम साहब का जो क्षेत्र था वो राजनीतिक क्षेत्र था और राजनीतिक क्षेत्र में अच्छी कामयाबी उनको मिली थी। लेकिन बामसेप में जो आपने कार्य किया है, बामसेप तो राजनीतिक क्षेत्र है नहीं, वो तो समाज के क्षेत्र है। तो सामाजिक क्षेत्र में वर्तमान में क्या रिजल्ट है? सामाजिक क्षेत्र का काम करने का जो सिद्धांत है या तरीका है वो अलग है और राजनीतिक लेवल पर काम करने का तरीका है वो थोड़ा अलग है। पहले साहब कांसीराम साहब ने DS4 बनाकर, उसके बाद बामसेप में काम कर कर उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कांसीराम साहब रहे। तो वो उन्होंने सामाजिक लेवल पर जो जागृति की वो ही जागृति उन्हें राजनीतिक लेवल पर काम आई। वो एक कैडर बेस संगठन था। कैडर बेस संगठन से बाद में जो कैडर बेस लोग थे वो BSP में कन्वर्ट होगा और BSP में कन्वर्ट होने के बाद साहब कांसीराम साहब ने खाली रीवा और मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल संभाग का है तो ये यही नहीं पूरे देश के अंदर उन्होंने कैडर बेस काम किया, जिसका उन्हें BSP में पार्टी के थ्रू उन्हें फायदा भी मिला और जागृति बहुत तरीके से बढ़ी भी। और ये जो यहाँ के युवा हैं, जो रीवा संभाग ले लो या आप ग्वालियर चंबल संभाग ले लो, यहाँ के जो युवा हैं वो काम करने में ऊर्जावान हैं, वो काम कर सकते हैं, करने की उनकी तमन्ना भी है, पर उन्हें सही तरीके से नेतृत्व नहीं मिल रहा है। वो मिसाइल तो है मगर लेकिन आज के समय हम देख रहे हैं कि युवा चंद्रशेखर आजाद के साथ में जा रहे हैं, भीमा आर्मी से जुड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो युवाओं को मार्गदर्शन मिल रहा है, कैडराइज मार्गदर्शन नहीं, वो क्राउड लेवल का मार्गदर्शन है। अगर उनको कैडर लेवल का मार्गदर्शन दिया जाए तो समाज में एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है। काशीराम साहब ने राजनीतिक क्षेत्र में कार्य किया था, उसके पहले उन्होंने समाज की जड़ें मजबूत की, बामसेप बनाया, DS4 बनाया, एक पढ़ा लिखा वर्ग इकट्ठा किया,
क्या वह कार्य वर्तमान में चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं जो काशीराम साहब ने जिस पैटर्न पे काम किया था? तो चंद्रशेखर आजाद जी का जो काम है वो क्राउड बेस ज्यादा है, कैडर बेस नहीं। और किसी भी काम को आप अगर स्थायी करना चाहते हैं तो आपके पास कैडर होना चाहिए। हमारे समाज में ऐसा नहीं है कि लोग पढ़े लिखे नहीं है, समझदार नहीं है, जानकार नहीं है, कि मूवमेंट के बारे में जानते नहीं है। जानते हैं, बशर्त वो कैडर बेस नहीं है। अगर उनको कैडर दिया जाए या पार्टी के थ्रू या संगठन के थ्रू कैडर दिया जाए तो कैडराइज हो सकते हैं। मगर चंद्रशेखर आजाद जी का जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनका संगठन भी है भीम आर्मी करके, और पार्टी भी है आजाद समाज पार्टी करके। तो आजाद समाज पार्टी में जो है वो कैडर नहीं है, और कैडर की वजह से आप लंबी समय तक, लंबे दूर तक नहीं जा सकते। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर कांग्रेस को लो, तो कांग्रेस 1885 में चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी द्वारा बनाई गई, तो वो भी एक कैडर बेस था। उसके बाद अगर आप 1925 में आरएसएस को लोगे तो ये भी 3% लोगों का कैडर बेस संगठन है। तो आप कैडर बेस संगठन से लंबे दूर तक टिके रह सकते हैं, और क्राउड से आप एक पेड़ की तरह खड़े हो जाओगे, मगर जब ज्यादा तेज हवा चलेगी तो आप उखड़ जाओगे। तो इसलिए साहब काशीराम साहब ने कैडर बेस संगठन चलाकर फिर पार्टी बनाई। और चंद्रशेखर जी अगर कैडर शुरू करते हैं तो पार्टी लंबी और टिकाऊ जा सकती है, मगर उनका तरीका थोड़ा एग्रेसिव है, लोगों को भावना के साथ और तेजी के साथ जोड़ने वाला है। तो इसका रिजल्ट अभी मिलेगा नहीं। उसमें क्या है कि चंद्रशेखर आजाद जी मेहनत भी कर रहे हैं, समाज में कई घटना घटित होती है वो ऑन द स्पॉट पहुंच जाते हैं और समाज के मुद्दे उठा रहे हैं। संसद के अंदर भी उन्होंने कई सारे मुद्दे उठाए हैं, जैसे कि उन्होंने गुर्जर रेजिमेंट का मुद्दा उठाया था, जाट रेजिमेंट का मुद्दा उठाया था, चमार रेजिमेंट का मुद्दा उठाया था। तो हर जाति और समाज की वो आवाज संसद के अंदर उठा रहे हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो आवाज नहीं उठा रहे हैं आवाज वर्तमान में। लेकिन सवाल ये खड़ा है वर्तमान में कि पिछड़ा वर्ग 52% है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी सरकार चुनने के लिए उनको भी 31% वोट मिला, 31% वोट मिला, तब जाकर के बीजेपी सरकार केंद्र में स्थापित होगी। अब सवाल खड़ा होता है कि शेड्यूल कास्ट 14% है, क्या 14% शेड्यूल कास्ट इकट्ठा हो सकता है? संभावना नहीं है। 100% रेट नहीं आएगा कि शेड्यूल कास्ट लगभग 1700-1800 जातियां इकट्ठी हो जाएंगी। इकट्ठी हो भी गई 17% है कुल मिलाकर के, तो केंद्र में सत्ता नहीं आ सकती है। आदिवासियों को इकट्ठा करते हैं, शेड्यूल ट्राइब को इकट्ठा करते हैं, तो 8% लगभग शेड्यूल ट्राइब है, तो ये संख्या लगभग 24% होती है, फिर भी 31% में कम है, फिर हम लोग सत्ता में नहीं आ सकते। जब तक पिछड़ा वर्ग को हम साथ में नहीं ले लेंगे तब तक हम लोग केंद्र में सत्ता नहीं बना सकते। ये बात हमको समझनी चाहिए। यह बात तो काशीराम साहब भी समझ चुके थे, क्योंकि देश में हम बहुजन समाज जिसको कहते हैं वो 85% है, और 85% पिछड़ा वर्ग आता है। पिछड़ा वर्ग 52% है और लगभग 3500 जातियां हैं। तो पिछड़ा वर्ग को जोड़ने के लिए वर्तमान में जिस प्रकार काशीराम साहब ने अलग अलग मूवमेंट बनाए थे कि पिछड़ा वर्ग को कैसे लिया जाए, उस मूवमेंट पर वर्तमान में पिछड़ा वर्ग को जोड़ने के लिए चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे भावन मेश्राम जी हो, चाहे बहन कुमारी मायावती जी हो, ये क्या कर रहे हैं वर्तमान पिछड़ा वर्ग को जोड़ने के लिए? देखो, आपकी बात सही है कि बिना हम एससी के बेस पर खाली हम सरकार नहीं बना सकते, परंतु हम अगर लोकतंत्र का सिद्धांत भी अगर हम देखें तो लोकतंत्र का ये सिद्धांत कहता है जिसकी संख्या ज्यादा है, नंबर ऑफ गिनती ज्यादा है या नंबर आपके ज्यादा है, तो आप शासन कर सकते हो। जैसे हम अगर दूसरी पार्टियों को भी अगर हम नज़र से देखें, तो जैसे हम बीजेपी को अगर देखें तो बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर चल रही है, और हिंदुत्व के मुद्दे को अगर वो लेकर चल रही है तो हिंदुत्व बीजेपी की अगर जो बेस है 3.5% जो बेस है वो तो सरकार नहीं बना सकता, तो फिर बीजेपी सरकार बना कैसे रही है, 31% वोट ला कैसे रही है? तो हिंदुत्व का मुद्दा है। तो इन्होंने क्या किया है बीजेपी ने कि हिंदुत्व के मुद्दे पर अपनी गिनती बढ़ाई, क्योंकि खाली 3% से आप सरकार नहीं बना सकते। 3% से अब सरकार तो छोड़ो, आप किसी एक जगह के गांव के पंच नहीं बन सकते, सरपंच भी बहुत बड़ी बात है, मगर आप एक देश की पंचायत का प्रधानमंत्री बना रहे हो, तो किस मामले पर बना रहे हो? तो आप हिंदुत्व के मुद्दे पर बना रहे हो। उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे पर लोगों को इकट्ठा किया
इसलिए सारे लोग हिंदुत्व के मुद्दे पर जब इकट्ठा हो जाते हैं तो उनकी जनसंख्या बढ़ जाती है, और लोकतंत्र में यही सिद्धांत काम करता है, जिसकी जनसंख्या होती है उसका शासन होता है। तो वो ऐसे जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और शासन कर रहे हैं। आपकी बात सही है कहीं ना कहीं, लेकिन सवाल ये है कि सत्ता में जो पार्टी बैठी हुई है, मीडिया उसके लिए काम कर रहा है, ऐसा दिखाई देता है। जो राष्ट्रीय लेवल का मीडिया है, मेन स्ट्रीम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो सत्ता के हित में काम कर रहा है। वो हिंदुत्व का एजेंडा उठाते हैं। हिंदुत्व का एजेंडा इसलिए उठाते हैं वो लोग क्योंकि उनको वोट चाहिए। वोट बैंक हासिल करने के लिए बीजेपी चुनाव के टाइम पे बहुत बड़ा पैसा पैसा करती है हिंदुत्व का। वोट लेने के बाद जो हिंदुत्व के नाम पे लोग इकट्ठे किए हुए थे उनको फिर दलित करने लगती है, उनको पिछड़ा करने लगती है, उनको आदिवासी करने लगती है। वोट लेते समय उनको हिंदुत्व कहती है। तो उनके पास में एजेंडा बड़े पैमाने प्रचार प्रसार करने में मीडिया का मेन हाथ रहता है। लेकिन बहुजन समाज के नियंत्रण में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो राष्ट्रीय मीडिया है, वो मीडिया बहुजन समाज के नियंत्रण में नहीं है। बहुजन समाज के नियंत्रण में क्या है? बहुजन समाज संख्या के अनुपात में कहा जाए तो बहुजन समाज किसी नियंत्रण में नहीं है। नियंत्रण में होता, सत्ता में होता बहुजन समाज, संख्या में है, नियंत्रण में नहीं है। लेकिन बहुजन समाज में जागृति हमको फैलानी है तो एक प्रचार माध्यम है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग बहुजन समाज को जागृत कर रहे हैं और करेंगे। लेकिन जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो उसमें बहुत बड़ा रोल मीडिया का होता है। तो बहुजन समाज का जो मेन एजेंडा है इकट्ठा करने का, वो बहुजन है। बहुजन शब्द के आधार पर हमें SC ST OBC इकट्ठा कर सकते हैं। तो बहुजन समाज को एकत्रित करने के लिए हमें और क्या करने चाहिए? बहुजन समाज को एकत्रित करने के लिए हमें, उनके पास अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास भी सोशल मीडिया है। हमारे जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे देश में, हमारे पार्टी के या मान लो हमारे समाज के लोग जो नेतृत्व कर रहे हैं, उन लोगों को ये देखना चाहिए कि छोटे छोटे यूट्यूबरों को और जो सोशल मीडिया पर अच्छा काम कर रहे हैं उनको साथ में लेकर एक स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, एक सोच डेवलप करना चाहिए, जिससे हम अपनी बात, ये जो यूट्यूब है या मान लो जो सोशल मीडिया है, ये प्रत्येक व्यक्ति के कनेक्टेड में है। हमारे बहुजन समाज के भी कनेक्टेड में है, और अगर आप फॉरवर्ड समाज में जाओगे तो वहाँ भी वो कनेक्टेड में है। तो हमारे छोटे छोटे लोगों को, यूट्यूबरों को, फेसबुक वालों को और व्हाट्सएप वाले ग्रुप वगैरह बनाकर इसको और तरीके से सिस्टमेटिक किया जा सकता है, जिसकी वजह से हम नीचे से जो लोगों के पास मोबाइल है उस हिसाब से हम अपना मीडिया खड़ा कर सकें, और खड़ा कर हम बहुजन की थ्योरी को आगे बढ़ा सकें। तो इस तरीके से हमारे नेतृत्व को काम करना चाहिए। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो हमारे कुछ यूट्यूबर जो भी लोग हैं, जो समझदार हैं, जो मूवमेंट को समझते हैं, उनको इस लेवल पर पहल करनी चाहिए और उनको भी इस तरीके से काम करना चाहिए जैसे आप कर रहे हो। इस तरीके से समाज में बड़े या छोटे जो भी लोग हैं जो समाज के बारे में सोच रखते हैं, उनके इंटरव्यू बराबर डाले जाएं, जिससे हमारे जो लोग जो ना समझ है उनके पास पहुंचे, और जिससे लोग एक जागरूकता फैले और जागरूकता की वजह से जुड़ाव बढ़े, और जुड़ाव से बड़े से हम मूवमेंट की तरफ बढ़े। इस तरीके तो साथियों, हमारे साथ में सामंत सिंह जी थे, जो बामसेप के पूर्व संभाग प्रभारी ग्वालियर चंबल संभाग मध्य प्रदेश से थे। आपने उनको सुना। मैं प्रदीप कुमार नाग मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा चैनल AB न्यूज आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।